और उत्तराखंड से संबंधित जो चर्चा आपको देखने को मिलेगी, विशेषकर उत्तराखंड पीएससी 2021 का जो नोटिफिकेशन आया है, विशेषकर यह बात हम कर रहे हैं अपर की, याद रखिएगा, लोअर की बात नहीं हो रही है, अपर की बात हो रही है। इसके बारे में डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा को हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो मुख्य परीक्षा है उसको हम किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अच्छे से कवर कर सकते हैं। प्रमोद जी अगर आप यूपी से हैं सर, तो आज की जो कक्षा है विशेषकर सिर्फ इसमें पाठ्यक्रम का डिस्कशन है, रणनीति क्या है उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा की। जो लोग आते जाएंगे वो समझते जाएंगे, क्योंकि समय दिया गया था 9 बजे का, आप विलंब से आए हैं, विलंब से आ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तराखंड राज्य विशेष की है, आप जानते हैं 2 प्रश्न पत्र हैं, एक है सामान्य अध्ययन का, एक आपका प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का। और ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 अंकों का होता है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है आपका, जिसका सीसैट बोलते हैं, सामान्य अभिरुचि, तो सीसैट बोल सकते हैं। ये यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पे 33% मार्क लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो मेन जो बाधा हमारी है वो है सामान्य अध्ययन को लेकर। पहली बाधा जो हमारी है वो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को लेकर, जो कि 150 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होता है, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 चुनौतियां आती हैं, क्या कि पहला तो हमें निगेटिव मार्किंग से बचना है, दूसरा कि हमें समय बद्धता होनी चाहिए, कि हम समय मैनेजमेंट कर ले जाएं, टाइम मैनेजमेंट कर ले जाएं, जिससे आसानी से हम 150 प्रश्नों को हल कर ले जाएं। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो कुछ कोर विषय हैं उनके बारे में मैं लिखता हूं। सबसे पहले आप जानेंगे कि इसमें है भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें आपके 3 खंड आ जाते हैं। पहला हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा हो गया मध्यकालीन, ठीक है, और तीसरा हो गया आधुनिक। तो अपने आप में ये बड़ा सेक्शन है। ठीक है, वही जो हम प्रत्येक परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, प्रत्येक पीएससी के लिए पढ़ते हैं, यूपीएससी के लिए जो हम पढ़ते हैं इतिहास, वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन यूपीएससी से अलग क्या होता है राज्य विशेष में, कि राज्य का इतिहास पूछ लिया जाता है, राज्य का भूगोल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के इतिहास से भी संदर्भित प्रश्न देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड का इतिहास, और ये पूरा मिलाकर आपका एक सेक्शन बनता है। भारत का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास मिलाकर आपका एक सेक्शन आपका बनता है, जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन कहा जा सकता है। दूसरा आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब यहाँ पे भारत और विश्व के भूगोल की बात हो रही है, तो यहाँ भी आपका खंड जुड़ेगा, कौन सा, उत्तराखंड का भूगोल। बुक लिस्ट आपको पहले बता दी जा चुकी है, आपकी एक वीडियो बुक लिस्ट से संबंधित आपको बताई गई है, वहां से जाके अपनी बुक लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी पुस्तकें आपके लिए पढ़ना उचित रहेगा आपकी परीक्षा के मांग के अनुसार। इसके बाद आता है राज्य व्यवस्था। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड में कुछ चीजें और जोड़ दी गई हैं। जैसे यहाँ पर आप देखने को पाओगे कि आईआर जो आपकी राज्य व्यवस्था है वो तो है ही, सारी चीजें, संसदीय कार्य प्रणाली, भारतीय संसद, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, संविधान के बारे में, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित तो कुछ आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे वैश्विक संस्थाओं के बारे में, जो इस समय बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं उनके बारे में, तो ये कुछ टॉपिक आपका आईआर का है, जो आपको राज्य व्यवस्था वाले बुक में नहीं मिलेगा। इसको आप समसामयिक संदर्भों में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, उसके आधार पे देख सकते हैं। जैसे इस बार यदि आपसे पूछ लिया जाए सार्क के बारे में,
इस बार यदि आपसे पूछ लिया जाए सार्क के बारे में तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि सार्क इन दिनों चर्चा में रहेगा अफगानिस्तान को लेकर, क्योंकि हमारे पड़ोस में तनाव है, तो निश्चित रूप से ये जो गुट है ये चर्चा में रहेगा। तो इस प्रकार से आईआर में उन मुद्दों को हमें देखना होता है जो समसामयिक संदर्भ में, जैसे वैश्विक संगठन इसमें बोल दिया गया है, तो वैश्विक संगठन के अंदर हमें किसको देखना है। वैश्विक संगठन के अंदर अंतर्गत इस समय यूनाइटेड नेशन भी चर्चा में है। लोग बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जैसी जो अन्य संस्थाएं हैं वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है अफगानिस्तान विवाद को लेकर, तो इनकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठ रहा है। जो इस तरह की वैश्विक संस्थाएं हैं तो ये संस्थाएं पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक इनका डाल दिया गया है, इस पर भी आपको थोड़ा सा गौर फरमाना है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था यहाँ पर है ही, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था आपको है ही। फिर इसके बाद आपका जो चौथा टॉपिक आता है इसमें वो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ठीक है। इसके लिए एक ही बुक पर्याप्त है, आपको बताया गया है, वही आप पढ़ लीजिए, वहां से सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था उत्तराखंड के सामाजिक संरचना के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके लिए भी मैंने आपको पुस्तक बताई है, उस पुस्तक को यदि आप कर लेते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों आपकी हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक अतिरिक्त हैं, जैसे एक टॉपिक तो आपका हो गया, ये नाम तो यही है, लेकिन इसके अंतर्गत सब टॉपिक कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आपको जोड़ दिया गया है पर्यावरण, इसी में आपको पर्यावरण देखने को मिलेगा, इसी में आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी देखने को मिलेगा, इसी में आपको देखने को मिलेगा भौतिक विज्ञान, इसी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो एक साथ कई टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं, और यदि देखा जाए तो पर्यावरण का खंड ज्यादातर परीक्षाओं में भूगोल के साथ देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात आती है कि इन चीजों को हम कहाँ से पढ़ेंगे, जैसे पर्यावरणीय अध्ययन हम कहाँ से करेंगे। तो आप जानते हो कि सबसे अच्छी बुक इसके लिए परीक्षा वाणी की जो बुक आती है पर्यावरण के लिए वो पर्याप्त है, और हम सबको पढ़ना चाहिए, हम कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण हो जाएगा। साइंस टेक में आपको ज्यादातर जो नवीनतम टेक्नोलॉजी चल रही है, जो समसामयिक संदर्भों में तकनीक चल रही है, उस पर आपको ध्यान देना है। इसको कहीं ना कहीं टॉपिक के लिए आपको करंट पर निर्भर रहना है, और करंट से जब आपको टॉपिक मिल जाता है कोई इसका, तो आप उसके बारे में डिटेल अपनी पुस्तक से देख सकते हैं। भौतिक के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 प्रश्न ही आते हैं, तो इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जीव विज्ञान का जो खंड है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पर आपको समय देना होगा। और इसके लिए मैं कहूंगा कि एक बार जो आपकी 12th की एनसीईआरटी की बुक है बायो की, वो आप पढ़ जाइए, वहां से आपकी 100% चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसके बाद सिर्फ बचता है करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दे जो बचते हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक आता है प्रारंभिक परीक्षा का। तो यदि हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो मुख्य रूप से टॉपिक है 6 भागों में बांटा गया है। अब इन 6 भागों को कैसे हमें लेकर चलना है, जो भी अभी डाउट होंगे कक्षा के लास्ट में अंत में ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इनको कैसे लेकर चलना है, यदि आप फॉर्म फिल कर चुके हैं या परीक्षा देने की तैयारी में हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कम से कम 1 से 2 बार पाठ्यक्रम का अच्छे से अध्ययन किया होगा, ठीक है। अब अगर 1 से 2 बार अच्छे से अध्ययन पाठ्यक्रम का किया होगा, तो जो आपके ये 6 विषय बताए गए, 6 बिंदु बताए गए, इन पर आपको आधारभूत जो समझ होती है वो अच्छे से विकसित हो गई होगी। और अगर आधारभूत समझ विकसित है, 1 से 2 बार आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तब आप प्रश्न पत्र की जो मांग है, जो इस परीक्षा की मांग है, उसका आकलन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आकलन? उत्तराखंड राज्य विशेष की जो भी विगत वर्षों की परीक्षाएं हुई हैं, उनके प्रश्न पत्रों से आप उस परीक्षा की मांग का आकलन कर सकते हैं कि परीक्षा क्या मांग है इसकी, किस संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को लेकर चलना।
2 वर्ष 3 वर्ष में एक बार पीएससी होता है, तो हो सकता है पीएससी के लिए यदि हम देखें तो ज्यादा प्रश्न पत्र आपको ना मिले, लेकिन इस आयोग द्वारा बहुत सारी और परीक्षाएं भी कराई जाती हैं जहां पर जीएस पूछा जाता है। तो जहां पर जीएस पूछा जाता है, जहां का पाठ्यक्रम, जिस परीक्षा का पाठ्यक्रम आपकी अपर के परीक्षा के समान है, समकक्ष है, आप उनके पाठ्यक्रम का अध्ययन करिए। उनके पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ साथ आप देखिए कि उन परीक्षाओं में क्या पूछा गया है, तो आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, आपको टॉपिक पकड़ना है। अब बात आती है कि हमें सब कुछ पता हो गया, हमने सीख लिया कि भाई प्रारंभिक परीक्षा को हम किस प्रकार से लेकर चलना है, हमारी आधारभूत समझ भी है। लेकिन क्योंकि अब फॉर्म आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगले 2 महीनों में हमारी परीक्षा होगी, ये चीजें निश्चित हैं। ठीक है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में निश्चित रूप से परीक्षा होगी। यदि मान लीजिए नवंबर में नहीं होती है, दिसंबर में होती है, तो वो अलग बात है, लेकिन हमें 60 दिन से ज्यादा का समय नहीं मानकर चलना। हमें मान के चलना है कि हमारे पास मैक्सिमम 60 दिन का समय है, और इस 60 दिन के समय को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अधिकतम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमें समझना है। कैसे इससे ज्यादा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आपको कुछ चीजें समयबद्ध तरीके से पढ़ने की जरूरत होगी। जैसे आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बताया है, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि आपका जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाकर जुड़ें। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे तो आप देखने को पाएंगे, क्या देखने को पाएंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित कुछ मैं आपको जानकारी देता हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहले भी बोला, क्योंकि अभी नया ग्रुप है, कि भाई प्रत्येक दिन का आप अपना टारगेट फिक्स करिए, प्रत्येक दिन का एक लक्ष्य बनाइए, और इस लक्ष्य को सुबह से शाम तक पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दीजिए। मतलब अगले दिन का, जैसे आज जब भी आप अपनी पढ़ाई समाप्त करते हो, बेड पर जाते हो, तो कल के लिए एक लक्ष्य बनाएं। और कल के लिए जो लक्ष्य हो, लक्ष्य चाहे छोटा ही क्यों ना हो, 2 ही घंटे का हमने लक्ष्य बनाया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लक्ष्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फर्क क्या पड़ता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितनी तन्मयता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी एकाग्रता के साथ उसको लगते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो प्रत्येक दिन बिस्तर पर जाने से पहले, यदि आपको लाइफ में सफल होना है, तो प्रत्येक दिन बिस्तर पर जाने से पहले अगले दिन का एक लक्ष्य सेट करिए, एक गोल सेट करिए, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए अगला पूरा दिन लगा दीजिए। और जब तक वो गोल प्राप्त ना हो तब तक आपको बेड पे नहीं जाना है, बिस्तर पे नहीं जाना है। हर हालत में अपने गोल को कवर करना है। और यदि 1 माह लगातार ऐसे कर लिए, आप 1 माह लगातार ऐसे कर लिए, तो निश्चित रूप से आप अपने आप में बदलाव देखने को पाओगे। ठीक है, बदलाव आप देखने को पाओगे निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे साथ समस्या क्या होती है, जैसे आप हो ऐसे हम भी हैं। समस्या क्या होती है हमारे साथ कि हम क्या करते हैं कि लक्ष्य बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, एक दिन में 8-8 घंटे 10-10 घंटे के लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 दिन कर पाते हैं, 3 दिन कर पाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ लोग होंगे जो 10 दिन कर पाते होंगे। इसके बाद क्या हो जाता है, हमारी जो पुरानी परिपाटी है अनियमित रहने की, वो हम प्रारंभ कर देते हैं। और जब आप अनियमित रहना प्रारंभ कर दोगे तो निश्चित रूप से आप अपने गोल से भटक जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में छात्र हैं जो अपने गोल को प्रतिदिन निर्धारित कर रहे हैं और उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो भाई जब हजारों की संख्या में आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले छात्र हैं, आपसे ज्यादा तन्मयता से लगे हैं, नियमित लगे हैं, तो सिलेक्शन उनका होगा या आप जो 10 दिन करके बैठ गए हो आपका होगा। ठीक है, सिलेक्शन ना होने का एक प्रमुख कारण ये है अनियमित रहना, हमारा अनियमित रहना, आत्मनियंत्रण ना होना अपनी चीजों पर। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, आत्मनियंत्रण करिए, अपने आप पे नियमित रहने का प्रयास करिए। और जैसे मैंने बोला, प्रतिदिन एक गोल बनाइए, भले ही 2 ही घंटे का हो, छोटा ही क्यों ना हो, इसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। और आप मान के चलिए, अगर आपने आज के लिए 2 घंटे का गोल बनाया और आप इसको अचीव कर लेते हैं, तो आपको खुशी भी होगी, नींद भी अच्छी आएगी, और आपका जो मनोबल है वो भी ऊंचा होगा। तो आपको प्रत्येक दिन का गोल निश्चित करना चाहिए। अब हमें कैसे पढ़ना है
जो तरीका मैं अपनाता हूं वो मैं बता रहा हूं। अच्छा लगता है यदि तो अपना सकते हैं, अच्छा लगने की बात नहीं। मैं तो कहूंगा कम से कम 1 सप्ताह आप इस रास्ते पर चलें, 1 सप्ताह आप इस रास्ते पर चलें। यदि 1 सप्ताह इस रास्ते पर चलने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं लगता है, आपको यदि 1 सप्ताह चलने के बाद कोई फायदा नहीं लगता है तो आप इससे क्विट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्विट कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, 1 सप्ताह चलकर आप इस पर देखें। मेरा अपना अनुभव है और इसी के चलते, इसी के आधार पे, ये जो पैटर्न था इसी के आधार पे 2 बार मुख्य परीक्षा यूपीएससी का लिखने का अवसर मिला है और दोनों बार क्वालिफाई भी हुआ है। मुख्य परीक्षा यूपीएससी का मेंस 2 बार क्वालिफाई भी हुआ है और इसी पैटर्न पर चलता रहा। ठीक है, और इस समय थोड़ी सी व्यस्तताओं के चलते ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि ये पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि हमारा भी और आपका भी अंतिम लक्ष्य क्या है, एक ही है, सिलेक्शन। ठीक है, तो 1 सप्ताह क्या करना है आपको, कम से कम 1 सप्ताह 2 सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी 2 सब्जेक्ट जो भी आपकी परीक्षा है, यूकेपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 सब्जेक्ट उठाइए और 2 सब्जेक्ट को कम से कम, याद रखिएगा ये उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते हैं, उनका मतलब जॉब नहीं करते हैं, कोई और काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, तैयारी करना। उनके लिए है कि 2 सब्जेक्ट उठाइए और प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम 3 घंटे दीजिए। मतलब मैक्सिमम मैं आपसे कितना मांग रहा हूं अभी, मिनिमम कितना मांग रहा हूं, 6 घंटे, सॉरी मिनिमम मांग रहा हूं 6 घंटे। अरे जो 3 घंटे हैं जो आपने 2 सब्जेक्ट उठाया है, मान लो हमने यहाँ पे उठाया सब्जेक्ट फर्स्ट और यहाँ पे उठाया सब्जेक्ट सेकेंड, विशेषकर मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए मददगार है, साथ ही साथ यूपीएससी में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 सब्जेक्ट हमने उठा लिए, डिसाइड कर लिए, और प्रत्येक दिन आप क्या करिए कि 1 सप्ताह का, मैक्सिमम 1 सप्ताह का शेड्यूल्ड बनाएं कि 1 सप्ताह हमें इन विषयों को पढ़ना है, इन अध्यायों को हमें समाप्त करना है, उस आधार पे आप बनाएं। तो सप्ताह वाइज आप टारगेट बनाइए, और जो सप्ताह वाइज टारगेट बने, और इसमें आपको प्रयास करना है कि आप 5 ही दिन का बनाओ, 5 दिन का। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार का ही टारगेट रखो, ऐसा ना रखो कि सोमवार से रविवार तक का रख लिया। सिर्फ 5 दिन का टारगेट रखो, सोमवार से शुक्रवार हमें ये चीजें करनी है। ठीक है, बाकी के दिन क्या करना है वो मैं भी बताता हूं। ठीक है सर, ये मैम ये फ्रेशर के लिए ही है, ये फ्रेशर के लिए ही रणनीति है। अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि भाई पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये फ्रेशर की ही रणनीति है। ठीक है, फ्रेशर की ही रणनीति है, ये उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने 1 वर्ष पढ़ लिया है, सबके लिए काम देगा। फ्रेशर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, प्रारंभिक, जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ABCD भी नहीं जानते हैं, वहां से चर्चा शुरू हो रही है। 2 सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, और इन 2 सब्जेक्ट को, क्योंकि हमने देख लिया कि एक सब्जेक्ट को मिनिमम जो है 3 घंटे देने हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए हमने सब्जेक्ट 1 उठाया, सब्जेक्ट 1, अब सब्जेक्ट 1 उठाया, हमने देखा कि इसको 3 घंटे ही देने हैं मैक्सिमम, तो अब इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। एक भाग में बांट लेते हैं कि सब्जेक्ट 1 को जहां से पढ़ना है, सोर्स हमारा जो है, ठीक है, जो हमारा सोर्स है जहां से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, कोई पुस्तिका है पढ़ना है, एनसीईआरटी, कुछ भी जो हमारा पढ़ना है, अपने सोर्स पर हम 2 घंटे का समय देंगे। मतलब अपने सोर्स से हम जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसको 2 घंटे देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई टॉपिक हमने लिया, उदाहरण के रूप में हमने इतिहास उठाया, और इतिहास में सबसे पहले हमने देखा यूरोपियों का आगमन। ठीक है, अब हमने देख लिया, अब अगर अब यूरोपियों का आगमन हमने देख लिया, 2 घंटे हमने पढ़ लिया इनके आगमन के बारे में, जो भी हमारी मानक पुस्तक थी उससे जब हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी से पढ़ लिया, कहीं से भी पढ़ो, टॉपिक मैटर करता है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और उसके साथ बाकी के 1 घंटे क्या करने हैं, बाकी के 1 घंटे में, क्योंकि एक दिन में आप पूरा तो समाप्त नहीं कर पाओगे एक टॉपिक, यदि मान लो कर भी लिया तो उससे जुड़े हुए कम से कम
60 से 70 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? घटना चक्र पूर्वालोकन में। ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन आती है, प्रत्येक विषय की आती है और बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महत्वपूर्ण होती है, एक तो प्रश्न दिए होते हैं समस्त पीएससी में जो पूछे गए हैं उस टॉपिक से, यूपीएससी में पूछे गए हैं जो उस टॉपिक से। सबसे बड़ी बात इसकी है, सबसे अच्छी, कि टॉपिक वाइज दिए होते हैं। जैसे यूरोपियों का आगमन आपने पढ़ा, तो यहाँ भी आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यूरोपियों का आगमन। अब अगर आगमन देखने को मिला तो उससे संदर्भित जब आप प्रश्न देखोगे तो वहां पे आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम 60 से 70 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आपने एक टॉपिक खत्म किया है 2 घंटे में, तो यदि 2 घंटे में खत्म किया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो 2 घंटे में आपने पढ़ा है इसका आउटपुट कितना निकल रहा है, इसका मूल्यांकन करने के लिए आपको घटना चक्र पूर्वालोकन देखना चाहिए। और जब यहाँ से आपसे 60 से 70 प्रश्न हल करते हो और आप देखोगे यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, मन से पढ़ा है, एकाग्र होकर आपने पढ़ाई किया है, तो इनमें से आपके 90% प्रश्न हल हो जाएंगे। और ये जब 90% प्रश्न आप हल करो तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के साथ यहाँ पे उत्तर भी बताया होता है और डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी होती है, तो उस डिटेल पर भी हमें नजरें फेर लेनी है। तो जब आप इतना कर लेते हो, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको करना है कि जो आपने यहाँ पे कुछ जानकारी, मान लीजिए आपने पुस्तक पढ़ी, मान लीजिए आपने पूरा पुस्तक पढ़ लिया यूरोपियों का आगमन, ठीक है। अब अगर आपने देखा कि घटना चक्र पूर्वालोकन जो है उसमें हमने प्रश्न हल किए, हमारे 90% प्रश्न हल हो रहे हैं। मान लो ये 10% हल नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या आपने इनको, आपको गौर करना है, क्या आपने ये टॉपिक जो था ये आपने पढ़ा नहीं था? यदि नहीं पढ़ा है तो इसको भी, जो आपके 10 टॉपिक हैं इनको भी कहीं जाके एक पेज में नोट करिए और अपने इस पुस्तक में जहां आपने पढ़ा यूरोपियों का आगमन, वहीं पे जाके उसको स्टेपल कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या हो गया कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए वो आपके 100% हो गए। 90% आपने खुद कर लिया पुस्तक पढ़ने के बाद, 10% आपसे नहीं हुए, उनके टॉपिक आपने नोट किए, उनके आपने नोट्स बनाए और उसको जाकर अपनी सोर्स बुक में जो आपकी है उस पे जाकर स्टेपल कर लिया। इससे क्या हो गया? आपका एक टॉपिक 100% आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। जी हाँ, कोई भी परीक्षा है, किसी भी परीक्षा में फॉलो कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ पढ़ाई की रणनीति बता रहा हूँ, किसी भी परीक्षा में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पीएससी है, यूपीएससी है, किसी भी परीक्षा में फॉलो कर सकते हैं। अब ये चीजें आपकी हो गई। अब इसी तरह से आपको सब्जेक्ट 2 लेना है, क्योंकि यदि हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को हम इतना समय देते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने का फिर मन नहीं करता है, ठीक है, बोरिंग होने लगती है। तो इसीलिए दूसरा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। दूसरा सब्जेक्ट इसलिए पढ़ना है कि एक हमने पढ़ लिया, हमें बोरियत ना महसूस हो, इसलिए हमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया, ठीक है। तो जब रुचिकर सब्जेक्ट दूसरा हमारा आ गया, पुनः हमने यही विधि दोहराई जो हमने था कि सोर्स 2 घंटे पढ़ा, पूर्वालोकन पढ़ा और ये चीजें हमने कर लिया, ठीक है। अब आपने 6 घंटे पढ़ लिया और यदि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है, आपके लिए है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य पढ़ाई है और कोई काम नहीं है आपके पास, तो निश्चित रूप से इसके बाद भी आपको समय मिलेगा, ठीक है। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। मान लीजिए इसके बाद आपके पास 3 घंटे का समय है, क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, तो कम से कम अपनी परीक्षा को, अपने पढ़ाई को 10 घंटे का समय तो आप देते होगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे का मान के चल रहे हैं कि आप 9 घंटे का मैक्सिमम समय देते होगे, इससे ज्यादा नहीं मान रहे, ठीक है। अब बाकी के बचे हैं 3 घंटे, बाकी के बचे हैं 3 घंटे। अब इनमें से क्या करना है? यदि आप मान लो, क्योंकि 10 घंटे पूरा दे रहे हो, 10 घंटे का शेड्यूल देखते हैं हम, तो आपके 6 घंटे हो गए समाप्त। अब बचे हैं 4 घंटे। अब 4 घंटे में, क्योंकि यदि आप राज्य विशेष का एग्जाम दे रहे हैं तो हर जगह प्रत्येक परीक्षा में आपको मेंस परीक्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्रत्येक दिन जो विषय आप पढ़ रहे हो उसकी मेंस के स्तर से भी हमें तैयारी करनी है, डिटेल में जाना है। तो इससे क्या है, एनसीईआरटी क्यों बोली जाती है? आपको जो बेसिक शुरुआत करते हैं उनको एनसीईआरटी क्यों बोली जाती है? इसलिए बोली जाती है
क्योंकि एनसीईआरटी की जो भाषा है वो हमें समझ में आती है, साथ ही साथ उसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं मुख्य परीक्षा के, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में हमें, प्रारंभ में हमें चीज़ों की समझ नहीं होती है, और जब सीधे सीधे प्रश्न होते हैं तो उसको हम कर ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो 1 घंटे का समय देना है। कहाँ पर? जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उससे जुड़े हुए आप यदि राज्य विशेष की किसी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी मुख्य पुस्तिका आती है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र की एक पुस्तिका आती है, वो आपके पास होनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी पुस्तिका आती है मुख्य परीक्षा की, वो भी आपके पास होनी चाहिए, और टॉपिक वाइज होते हैं उसमें भी प्रश्न। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से जाके, या यूपी हो गया, यूके हो गया, या यूपीएससी, यहाँ से जाके देखना है कि जो आपका टॉपिक है जो आपने खत्म किया, यूरोपियों का आगमन, क्या इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपकी राज्य विशेष में या यूपीएससी में पूछा गया है। यदि पूछा गया है, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, और यूपीएससी का प्रश्न होगा तो समझ में नहीं आएगा, राज्य विशेष का होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी एक अलग से आपका तो इसी में कंटिन्यू रहेगा, और इसके लिए एक अलग से भी मैं वीडियो आपको दूंगा जिसमें आप चीजों को समझ सकते हैं कि यूपीएससी के लिए हम जो करते हैं या राज्य विशेष के लिए करते हैं तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कैसे करें, वो अभी बात का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक देखा, यदि कोई प्रश्न आया है तो उसको भी हमने लिखने का प्रयास किया, और इन सब में क्योंकि अभी हम प्रारंभिक चरण में हैं, तो इन सब प्रक्रिया में कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा प्रश्न आया है, और उसको लिखने में मैं मानता हूं कि 2 घंटे का समय लगेगा। एक प्रश्न को लिखने में भी 2 घंटे का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है। अभी आप पढ़ोगे, एक बार प्रश्न पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उससे समझने के बाद उससे जुड़े हुए तथ्यों को आप पुनः पेज पलट कर, जिसको बोलते हैं नकल मारना, वो करके सर्च करोगे, खोजोगे, टॉपिक बनाओगे। टॉपिक बनाने के बाद आप विषय वस्तु को देखोगे कि किस प्रकार लिखना है, क्रम तय, उनका जो है क्रम जो चयन है उसको तय करोगे, और उसके बाद लिखोगे। तो 2 घंटे का समय हम मान लेते हैं कि इसमें कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा। तो ये आपको करना है। तो आपने क्या किया, 6 घंटे दिए आपने प्रारंभिक परीक्षा को, 2 घंटे आपने दे दिए मुख्य परीक्षा को, मेंस को, ठीक है। 1 घंटे से तो ज्यादा लगना ही है, ठीक है, प्रारंभ में 1 घंटे से ज्यादा लगना ही है। अब ये चीजें आपकी हो गई। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि 2 घंटे जो है समसामयिक संदर्भों पर प्रतिदिन देना है, ठीक है। समसामयिक संदर्भों पर कि वर्तमान में क्या चल रहा है, जैसे इस समय अफगान मुद्दा चल रहा है, छाया हुआ है हर जगह, तो समसामयिक संदर्भों में देना है। अब इसको आप कहाँ से पढ़ोगे? आपके तो 8 घंटे निकल गए, जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं 8 घंटे आपके निकल गए। अब आप समसामयिक संदर्भों में 2 घंटे दोगे तो आपके जाके 10 हो जाएंगे। 1 घंटे भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास समय कम है, 9 ही घंटे निकल रहा है, तो आप 1 घंटे दे दो, ज्यादा निकल रहा है तो 2 घंटे दे दो। अब इसमें क्या करोगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। राज्यसभा टीवी है, यहाँ पे 2 डिबेट आती हैं, ठीक है। एक आता है देश देशांतर, एक आता है द बिग पिक्चर। राज्यसभा टीवी यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक आता है देश देशांतर कार्यक्रम जो हिंदी में होता है, एक कार्यक्रम आता है द बिग पिक्चर जो इंग्लिश में होता है। और ये दोनों के दोनों कार्यक्रम आपको रेगुलर देखने हैं। जिस दिन से आपने सोच लिया आपको परीक्षा देनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसी दिन से आपको इसको रेगुलर हो जाना है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको एक भी कार्यक्रम इनमें से छूटना नहीं चाहिए। और विश्वास मानिए, किसी भी वर्ष का आप यूपीएससी का पेपर ले लेना, लेकर बैठ जाना, और इन मुद्दों को आप सिर्फ पिछले 5 महीने 6 महीने में क्या प्रोग्राम हुए हैं देश देशांतर पे, इनके टॉपिक यदि आप नोट कर लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ से जुड़े हुए यूपीएससी में कम से कम आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कम से कम 10 प्रश्न इन्हीं मुद्दों से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है समसामयिक मुद्दों को आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र से जोड़कर पूछती है। तो 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, और ये आपको बहुत बड़ी बढ़त दिलाएंगे, ठीक है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मान लो सिर्फ आपको राज्य देना है,
तो आप इन पर उतना समय ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको राज्य देना है तो करंट के लिए इतना समय इस पे देने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्या है कि प्रतिदिन का सोर्स होना चाहिए। अखबार आप पढ़ सकते हो, ज्यादा समय नहीं देना है। हिंदी का अखबार आप पढ़ सकते हो, ज्यादा समय नहीं देना है। दूसरा, कोई भी बहुत सारी इस समय कोचिंग संस्थानों की वेबसाइट हैं जो लगातार कार्य कर रही हैं, लगातार उनके द्वारा करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से परोसा जा रहा है। तो आप वहां से जाकर करंट करते रहे, समाचार पत्रों को पढ़ते रहे, तो आप कम से कम जो देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे आप अवगत रहेंगे और वो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर होगा। राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हैं तो ये उतना महत्वपूर्ण, देश देशांतर बिग पिक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक कोई मासिक मैगजीन ले लीजिएगा, घटना चक्र की आती है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, विभिन्न कोचिंग संस्थानों की आती है, कोई भी जो एक आपको पढ़ना है आप एक सोर्स उठाइए और सिर्फ उसी को ध्यान से पढ़िए। तो ये तो हो गया आपका 10 घंटे का शेड्यूल, या आप कह लीजिए 9 घंटे का शेड्यूल। अब क्या है, अभी आपकी यहाँ पे कमी है। क्या कमी है? अभी हमने जो हमारा मेंस में जो हमारा ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं वैकल्पिक विषय है, ठीक है, तो जहां जहां वैकल्पिक विषय है परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, उनके लिए तो अभी इसमें कुछ कमी दिख रही होगी कि हमने वैकल्पिक विषय को समय नहीं दिया। अब ये जो वैकल्पिक विषय को समय देना है, ये आप कम से कम जहां जहां वैकल्पिक विषय है प्रतिदिन 2 घंटे होने चाहिए, ठीक है। और यदि आप देखो वैकल्पिक विषय को 2 घंटे देते हो तो यहाँ से चीजें आपकी हो जाएंगी, क्योंकि वैकल्पिक विषय आपका रिटर्न है तो 2 घंटे आपको उस पर देना है, ठीक है। और जहां पर वैकल्पिक विषय नहीं है, सिर्फ जीएस के खंड हैं, तो आपके यहीं से काम चल जाएंगे। जो आप लिखने पर 2 घंटे समय दे रहे हो, यहाँ से चीजें आपकी हो जाएंगी। ये तो थी आपकी रणनीति कि किस रणनीति पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जो लोग जॉब करते हैं तो भी उनके पास कम से कम कितना भी कम निकलता होगा, 3 घंटे का समय तो निकलता ही होगा। अब अगर 3 घंटे का समय निकलता है तो जो लोग जॉब करते हैं इसको 2 भागों में बांट सकते हैं कि भाई 1 घंटे आप कोई विषय पढ़ लो, 30 मिनट उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लो। अब बाकी के 1.5 घंटे जो बचे हैं इन पे आप आधे घंटे रख लो आंसर राइटिंग के लिए, और 1 घंटे आप रख लो करंट से संदर्भित, क्योंकि जो कम से कम 3 घंटे यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आप इस परीक्षा को भूल जाइए, फिर ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। कम से कम ये परीक्षा 3 से 4 घंटे की मांग नियमित करती है, तब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये तो आपकी थी पढ़ने की रणनीति। और मैं चाहूंगा जो भी छात्र कहीं से भी किसी राज्य विशेष से देख रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक दिन ये वाला पैटर्न, कम से कम एक दिन नहीं 1 सप्ताह ये पैटर्न आप अपना कर देखो। यदि आपको कहीं पे लगेगा गलती होती है कि नहीं भाई ये पैटर्न सही नहीं है, जो आप अनियमित थे वो पैटर्न अच्छा था, तो आप उसको फॉलो करना। 1 सप्ताह इसको करके देखो, अगर यहाँ से मदद मिलती है तो प्लीज इस पर बने रहें। ये मेरा अपना अनुभव है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं है, अपना अनुभव है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीजें, क्योंकि आप बहुत सारे लोग पूछते हैं इंटरलिंकिंग करना कैसे। इंटरलिंक करना आपको तभी आएगा जब विषय के बारे में जानकारी होगी। जब आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो आप इंटरलिंक कैसे करोगे। इंटरलिंक के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात है क्या है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो पहले कंटेंट पे काम करो, फिर चीजों को आगे लेकर चलो। अब 2 चीजें मैंने आपसे बोली हैं। पहला कि डेली का डेली टारगेट होना चाहिए, प्रत्येक दिन का टारगेट होना चाहिए। और टारगेट इसको कहाँ पे, जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग लगातार हैं, पहले दिन तो 5 या 6 लोगों ने मुझे टारगेट भेजा था टेलीग्राम पे, दूसरे दिन ये 2 रह गया। किसी दिन जब मैं याद कराता हूँ रात्रि में 1 बजे 12 बजे तो 1 लोगों का आ जाता है कभी कभी कि सर मेरा ये टारगेट है। तो प्लीज आप यदि सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ लग कर काम करें, तो काम करने में मजा तभी आता है, अच्छा तभी लगता है जब आप भी अपनी तरफ से कुछ करो।
तो आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाओ प्रत्येक दिन का और उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। बाकी के सपोर्ट के लिए आपके लिए पूरा संस्थान खड़ा है, हम खड़े हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रत्येक दिन जो लोग देख रहे हैं वीडियो, साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन टारगेट बनाएं और इस टारगेट को पाने के लिए अपना पूरा दिन लगाएं। यदि आप अपना गोल निश्चित नहीं कर पा रहे हो प्रत्येक दिन का, तो निश्चित रूप से आप अंधकार में हो, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर आप वो जो भीड़ है उसी में खो जाओगे। आप जानते होंगे कि यूपीएससी का उदाहरण ले लें तो 8 से 10 लाख लोग देते हैं प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, फॉर्म फिल करते हैं 8 से 10, 6 से 7 लाख लोग परीक्षा देते हैं और यही आंकड़ा जब मेंस का रिजल्ट आता है तो 8 से 10 हजार रह जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भीड़ में हमें नहीं खोना है, हमें जो वो 1000-2000 की लिस्ट बनती है उसमें जगह बनाना है, कम से कम मुख्य परीक्षा हमारी होनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि प्रत्येक दिन का टारगेट और अपना गोल फिक्स करो और उस पर काम करो। बाकी कि मैं ज्यादा समय नहीं मांग रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं 15 घंटा दो, 16 घंटा दो। मैंने क्या बताया आपसे, सिर्फ मैं 10 घंटे की मांग कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटे की मांग कर रहा हूं। बाकी के भैया 14 घंटे आपको दे रहा हूं, इस 14 घंटे में जो भी अतिरिक्त चीजें हैं सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, मैं ये कुछ भी मना नहीं कर रहा, सब कुछ जरूरी है। बाकी के 14 घंटे में आप सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 घंटे पहले ये आप अपने साइड में निकाल दो, अपने लक्ष्य पूरा कर लो जो प्रत्येक दिन के बनाया है। लक्ष्य पूरा करने के बाद इन घंटों में, 14 घंटों में चाहे जो करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सब एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन पहले ये वाला भाग पूरा कर लो। पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए, फिर आप पार्ट 2 में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी बातों से भी सहमत हूँ, मेरी तो यही सोच है कि लाइफ एक बार मिलती है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी जो हमारी इच्छा है उसको दबाना नहीं चाहिए यदि हम उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रारंभिक परीक्षा की। अब बात आती है प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ कि जो लोग उत्तराखंड से देख रहे हैं, उत्तराखंड का जो एग्जाम है उसको कैसे हम क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि अब समय कम है। तो समय कम है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि घटना चक्र पूर्वालोकन ले लेना है। जिन्होंने नहीं लिया है उनको घटना चक्र पूर्वालोकन खरीद लेना है, कहीं नहीं मिल रही है आपके आसपास तो आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट है, आप वहां से खरीद सकते हो। घटना चक्र पूर्वालोकन लेने से क्या फायदा है कि प्रत्येक दिन आपको घटना चक्र पूर्वालोकन को कम से कम 2 से 3 घंटे का समय देना है। विषयवार आप अपने समय के आधार पर तय कर लीजिए किस तरह से आप समय देंगे, किस तरह से चीजें खत्म कर सकते हैं। घटना चक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर के, विगत वर्षों के प्रश्नों का अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे वहां पे परीक्षा में। घटना चक्र। दूसरा, फैक्ट आपको पढ़ना है, प्रारंभिक परीक्षा की मांग है फैक्ट आपके, तो फैक्ट के लिए लूसेंट आती है या घटना चक्र की ही परीक्षा वाणी की एक आती है फैक्ट, तो आप कोई भी फैक्ट पढ़ सकते हो। कम से कम 2 घंटे इस पे दो, फैक्ट पे। ठीक है, जो फैक्ट वाली बुक होती है लूसेंट या परीक्षा वाणी की आती है वन लाइनर, इन पे कम से कम 2 घंटे दो। जो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा है, जो टॉपिक आप घटना चक्र से देख रहे हो, वही टॉपिक आप लूसेंट पे दो, क्योंकि लूसेंट तभी समझ में आएगी जब आप बेसिक बुक करके आएंगे। यदि आपने बेसिक बुक नहीं किया होगा तो लूसेंट पे डायरेक्ट जाएंगे, नहीं समझ में आएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे आपको प्रयास करना है कि आपने बेसिक कर लिया है, घटना चक्र आप कर रहे हो सेम टॉपिक का, आपके पास कंटेंट है, आपके पास अपने थॉट हैं, तो आप लूसेंट पे जा सकते हो, 2 घंटे का समय दे सकते हो। और यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो राज्य विशेष की परीक्षाएं हैं वहां के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको करंट पे देना है, करंट पे नियमित बने रहना है। ठीक है, करंट नियमित करना है, समसामयिक संदर्भों में क्या चल रहा है उस राज्य विशेष में, राज्य विशेष की योजनाएं, राज्य विशेष के घटनाक्रम पर हमें निगाह रखनी है। तो 1 घंटे हमें जिस भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हो उस राज्य से जुड़ा हुआ समाचार पत्र आपको देखना है। जैसे उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हो तो कोई भी एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मान ली दैनिक जागरण का खरीदा, 49 या 50 रुपए का पड़ता है मंथली, खरीद सकते हो और यहाँ से जाकर देहरादून संस्करण आप देखिएगा। ठीक है, अब आप दिल्ली संस्करण पढ़ते हो और उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो उतना लाभप्रद नहीं होगा।
आपको वहाँ का कोई एक संस्करण पढ़ना होगा जिसमें वहाँ की क्षेत्रीय घटनाएं, वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम, वहाँ के आर्थिक घटनाक्रम से आप अवगत हो सकें। तो एक सब्सक्रिप्शन आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें आपको जरूरी हैं, अभी से करना शुरू कर दीजिए। घटना चक्र प्रतिदिन, विषयवार फैक्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स कर दीजिए। और आप जानते हैं आपके लिए लाइव सेशन शुरू हुआ है और यहाँ पे हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के साथ डिटेल में बताते हैं, डिटेल में डिस्कशन भी होता है उस प्रश्न से संबंधित तथ्यों का। तो आप लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 महीने 2 महीने का समय होता है, इसमें हमें सबसे ज्यादा क्या है, रिवीजन, कितना हम आप रिवीजन कर लें। जितना आप रिवीजन करोगे उतनी आपकी चीजें बेहतर होंगी। तो रिवीजन पे फोकस होना चाहिए। और रिवीजन का सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र हो गया, घटना चक्र हो गया, जो क्योंकि घटना चक्र में क्या है, सभी राज्यों के प्रश्न हैं, यूपीएससी के प्रश्न हैं, ये सारी चीजें हैं। फैक्ट आप पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, ये सारी चीजें। घटना चक्र पूर्वालोकन एक पब्लिकेशन है, इसकी एक पुस्तक आती है, घटना चक्र पूर्वालोकन के नाम से गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और घटना चक्र पूर्वालोकन जो पुस्तिका आती है उसमें विगत वर्षों के प्रश्न दिए होते हैं। विगत वर्षों के, चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, चाहे एमपी का एग्जाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ झारखंड, जो भी एग्जाम हुए होते हैं उनको वहां पे प्रश्नों का संकलन होता है, प्रश्नों के बारे में डिटेल से जानकारी होती है और विषयवार होता है, टॉपिक वाइज होता है। तो आपको परेशानी नहीं होती है। जैसे टॉपिक वाइज है, कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा किसी भी विषय का, आप उसके पुस्तक में जाओगे पूर्वालोकन में, आप देखोगे वो विषय आपको मिलेगा, तो आपको वहां से चीजों को करना है। तो अब रिवीजन के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन सबके पास होनी चाहिए। फैक्ट के लिए लूसेंट या कोई भी वन लाइनर पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए और करंट होना चाहिए। अब अगर राज्य विशेष का दे रहे हो आप एग्जाम, तो स्पेशल भी पूछा जाता है उस राज्य का, उसके लिए भी कोई वन लाइनर पुस्तिका अवश्य होनी चाहिए। वन लाइनर देखते रहिए और इस राज्य विशेष से संबंधित, जैसे उत्तराखंड का दे रहे हो तो परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आती है पर्याप्त है उत्तराखंड की, उसको पढ़िए, उसके प्रश्नों को देखिए और उसको रट डालिए, ठीक है। क्योंकि अब 2 महीने में यदि मैं बोलूं कि हमें पाठ्यक्रम पढ़ना है तो चीजें नहीं हो सकती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, जितना ज्यादा आप रिवाइज कर ले जाओगे उतनी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो इन जो भी आपको फार्मूले बताए गए, इस पर आप कार्य करिए। मान लीजिए आपका कोई एक विषय तैयार नहीं है, आपको कमी लगती है, जब आप प्रश्न हल करते हो आपको कमी लगती है, भाई ये मेरा टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं है, मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए जो अभी फार्मूला बताया आपको 3+2 वाला, ये जो 3+2 वाला फार्मूला है ये आप लगा लीजिएगा, ठीक है। 3+2 आप कह लीजिए या 3×2+1, ये वाला जो फार्मूला है इसको लगा लीजिएगा। यहाँ से चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। यदि आपको किसी में लगता होगा कि कोई विषय आपका अच्छे से तैयार नहीं है, रिवीजन मांगता है, अच्छे से पढ़ना मांगता है, तो 3×2+1 यहाँ पे क्या है कि 2 घंटे विषय पढ़ना है कम से कम, और साथ ही साथ यहाँ से प्रश्नों को देखना है। ये तो आपका था सोमवार से शुक्रवार का पैटर्न। अभी आपके 2 दिन शेष बचे हैं, शनिवार और रविवार। इस दिन क्या करना है, इस दिन मान लीजिए किसी कारणवश सोमवार से शुक्रवार का जो भी आपका टारगेट छूटा रहा हो, जो भी आप नहीं कर पाए हो, अपना लक्ष्य अर्जित नहीं कर पाए हो, उसको डेली का डेली नोट किए रहना है और इस शनिवार में उसको पूरा करना है। उस लक्ष्य को इस शनिवार में और रविवार में पूरा करना है। तो 5 दिन का टारगेट बनाइए। यदि मान ली प्रयास करिए कि ये चीजें यहीं पर हो जाएं, यदि यहाँ पे कुछ छूटी हैं तो उसको शनिवार और रविवार में कवर करने का प्रयास करिए। और याद रखिएगा कि यहाँ से एक दिन आप जो है एस्से राइटिंग पे अवश्य दीजिए, एक पूरा दिन। यदि आपने सोमवार से शुक्रवार बेहतर किया है, मान लीजिए कोई छूटा है, तो एक दिन में आपका रिवीजन हो जाता है, तो आप क्या करिए, एस्से राइटिंग पे फोकस करिए। एक पूरा दिन निबंध लेखन पर दीजिए, क्योंकि निबंध लेखन सभी परीक्षाओं के लिए लगभग महत्वपूर्ण है। अब निबंध लेखन कैसे करोगे, इसके लिए जो मैंने बोला है कि प्रत्येक दिन आपको समाचार पत्र पढ़ना है, वहां पे एडिटोरियल होता है प्रत्येक समाचार पत्र में, उसको जाइए, वहां से थॉट आपके बनेंगे, विचार आपके बनेंगे, शब्द आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है। तो वहां से उनको पढ़िए और लाकर अप्लाई करिए। जैसे ऐसे राइटिंग यदि करना है वर्तमान समय में, तो आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कर सकते हो, महिला सशक्तिकरण पर कर सकते हो कि किस प्रकार से वर्तमान समय में जो आपके
बोलते हैं एनजीओ हैं, एनजीओ किस प्रकार महिलाओं के लिए बेहतर कर रहे हैं। इसके साथ साथ तो आप जानते हो बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, ठीक है, जो बेहतर कर रहे हैं। तो ऐसे राइटिंग में आप क्या करना है कि जो भी टॉपिक चलता हो समसामयिक संदर्भों में, ठीक है, एडिटोरियल देखोगे आपको पता चलेगा। जैसे इस समय अफगान का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तालिबान का मुद्दा चल रहा है, तो जो भी मुद्दा चल रहा है, भारतीय संसद में लगातार विवाद होते रहते हैं मुद्दों को लेकर, तो जो भी आपकी चल रही संसदीय कार्य प्रणाली पर लिखना है, तो जो आप एडिटोरियल में पढ़ते हो आपको समझ में आए कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो मुद्दा वहां से उठाइए और उस पर लिखने बैठ जाइए। पूरा दिन आप कम से कम, ऐसे तो इतनी जल्दी होगा नहीं क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा 4 घंटे 5 घंटे। तो 1 से 2 घंटे कोई भी विषय आप पढ़ते हो उस पर अपने थॉट बनाइए, पॉइंट बनाइए, उनको क्रमबद्ध करिए और इसके बाद लिखिए। प्रयास करिए 1000 शब्दों का लिखने का, तो ये चीजें आपकी बेहतर होंगी। एक दिन आपको इससे राइटिंग पे देना है। तो ये मेरी रणनीति थी, अभी भी मैं इसको फॉलो करता हूँ। जिस आधार पे आवश्यकता होती है उस आधार पे फॉलो करता हूँ। तो प्लीज इस पर आप आगे बढ़कर देखें, निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। कोई भी समस्या प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति है। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से।